2 अगस्त 2021 के दिन पीएम मोदी के द्वारा ई रूपी जारी किया गया और कुछ दिन पहले ई रूपी रिटेल पायलट प्रोजेक्ट देश की 4 शहर मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन आज हम मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन डिजिटली यूपीआई के माध्यम से करते हैं और ऐसे में ई रूपी क्या है, ये कैसे काम करेगा और ई रूपी से हमारा क्या फायदा होगा, आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। Today is a historic day when India's central bank digital currency retail pilot is being launched for closed user group. भारत वर्ष की अपनी डिजिटल करेंसी ई रूपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अप फॉर पायलट टेस्टिंग। डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 दिसंबर 2022 के दिन देश की 4 शहर में ई रूपी रिटेल पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल डिजिटल करेंसी और ई रूपी है क्या? जो करेंसी हमारे पास फिजिकल रूप में थी उसी की डिजिटल वर्जन है ई रूपी। आज तक हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो फिजिकल करेंसी से कर रहे थे। भले ही हम ऑनलाइन डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन एट दी एंड उसकी फिजिकल वैल्यू होती थी। मान लो हम किसी को यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जब वो एटीएम से पैसा निकालेगा तो उसको वो पैसा फिजिकल फॉर्म में ही मिलेगा जो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया गया होगा। लेकिन पहली बार आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी बना रहा है। जिस तरह हम 10 रुपया का, 50 रुपया का या फिर 500 रुपया का फिजिकल करेंसी यूज करते थे, उसी तरह अब करेंसी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जिससे हम इजीली विदाउट इंटरनेट और बैंक अकाउंट, मतलब अगर किसी के पास बैंक अकाउंट भी ना हो तब भी वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से सामान खरीद सकता है और बेच सकता है, जिसका वॉलेट आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। लेकिन आज तक हम जो भी डिजिटल माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, चाहे वो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, उसके लिए हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती थी। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर होता था। लेकिन डिजिटल करेंसी और ई रूपी के लिए कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी में और फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी में बदलने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एक एग्जाम्पल लेके ई रूपी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हम दुकान से 10 रुपये में कुछ सामान खरीदते हैं और उस दुकानदार को हम 10 रुपये देते हैं, जो 10 रुपया हमारे पास फिजिकल रूप में थी। लेकिन ई रूपी में यही 10 रुपया डिजिटल फॉर्म में होगी और हम डिजिटली उसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो पैसा हम फिजिकली हमारे पॉकेट या फिर पर्स में रखते थे, चाहे वो 10 रुपया हो, 100 रुपया हो या फिर 500 रुपया हो, उसी को डिजिटल के रूप में वॉलेट में रख सकते हैं, जिसको मेंटेन करेगा आरबीआई, जिससे आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उसे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल उठता होगा, हम पेटीएम हो, फोन पे हो या फिर गूगल पे में भी तो यही करते थे। यहाँ पर आप जो पैसा ट्रांसफर कर रहे थे वो आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जाता था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और यूपीआई के माध्यम से। लेकिन ई रूपी अपने आप में ही एक करेंसी है जो आरबीआई के द्वारा बनाया जाएगा और जिसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। ई रूपी की 2 सेगमेंट है, होलसेल डिजिटल रूपी और रिटेल डिजिटल रूपी। होलसेल डिजिटल रूपी से इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक ये आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे और रिटेल डिजिटल रूपी से आम लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हम यूपीआई से भी डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे में ई रूपी की जरूरत क्या है? इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन में यूपीआई एक अहम भूमिका निभाती है। यूपीआई का सक्सेस रेट पिछले कुछ सालों से 1000% बढ़ा है। यूपीआई के माध्यम से हम इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। यूपीआई ऑलरेडी वो काम कर रहा है जो ई रूपी करेगा, और ऐसे में लोग ई रूपी को क्यों यूज करेंगे? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूपीआई के माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हमसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। लेकिन एक स्टडी के अनुसार यूपीआई की पर ट्रांजैक्शन में एवरेज 2 रुपया का खर्चा आती है जो बैंकों को भरना पड़ता है। 2021 में यूपीआई से 84 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसका टोटल कॉस्ट 8400 करोड़ है, जिसके लिए गवर्नमेंट बैंकों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सब्सिडी सफिशिएंट नहीं होती है, जिसके लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लागू करने की भी डिस्कशन होती है। लेकिन आज तक यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी चार्जेस लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर फ्यूचर में यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लागू होती है तो ई रूपी की सक्सेस रेट और भी बढ़ जाएगी। और यही सबसे बड़ी डिफरेंस है ई रूपी और यूपीआई में। यूपीआई सिर्फ एक माध्यम है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को डिजिटली पैसा ट्रांसफर करने की, लेकिन ई रूपी अपने आप में ही एक करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है। ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? ई रूपी और डिजिटल करेंसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, जिसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी देश की रेगुलेटिंग बॉडी के द्वारा ये रेगुलेट नहीं है। डिजिटल करेंसी की फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। डिजिटल करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ई रूपी और डिजिटल करेंसी के द्वारा क्या फायदा होगा?
पेपर करेंसी और कॉइन बनाने के लिए जो खर्चा आती है उससे बचा जा सकता है। पेपर करेंसी बनाने के लिए जो पेड़ कटा जाता है उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ई रूपी कैशलेस ट्रांजैक्शन में यूपीआई जैसे सक्सेसफुल होगा या नहीं? आपका राय नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।